नमस्कार। एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। हम खुशामदी। जी हाँ, अपने जीवन की शुरुआती सालों में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने इतना नाम कमा लिया था कि सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में कहा था, आज़ाद जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन वो 50 साल का हो गया था। जब वो बच्चे थे तो वो एक ऊंचे मंच पर खड़ा होकर भाषण देते थे और अपने बहनों से कहते थे कि वो उन्हें घेर कर उनके भाषण पर ताली बजाए, फिर वो मंच से उतरकर नेताओं की तरह धीरे धीरे चलते थे। आज़ाद का पूरा नाम था अब्दुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद। उनका जन्म सऊदी अरब में मक्का में हुआ था। उनके पिता खैरुद्दीन 1857 के विद्रोह से पहले सऊदी अरब चला गए थे। वहाँ उन्होंने 30 साल बिताए थे। वो अरबी भाषा का बहुत बड़े जानकार और इस्लामी धर्म ग्रंथ का विद्वान बन गए थे। सऊदी अरब में उन्होंने एक नहर की मरम्मत में मदद की थी, अरबी में एक किताब लिखी थी और अरब के ही एक महिला आलिया से शादी भी कर लिया था। खैरुद्दीन अपने परिवार सहित 1895 में भारत वापस लौटकर कलकत्ता में बस गए थे। आज़ाद ने किसी स्कूल, मदरसे या विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने सारी पढ़ाई घर पर ही की थी और उनके पिता उनके पहले शिक्षक थे। जब आज़ाद 11 साल का थे तभी उनका माँ का देहांत हो गया था और उसके 11 साल बाद उनके पिता भी चल बसे थे। आज़ाद बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात 18 जनवरी 1920 की हुई थी। आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका की शुरुआत खिलाफत आंदोलन से हुई थी। साल 1923 में उन्हें पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1940 में वो एक बार फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बने। हाल ही में आज़ाद की जीवनी लिखने वाले सैयद इरफान हबीब लिखता है, आज़ाद हकीम अजमल खां, डॉक्टर एम ए अंसारी खान, अब्दुल गफ्फार खान और हसरत मोहनी जैसे नेताओं की श्रेणी में आते थे जो अपने आप को मुस्लिम नेता कहलाना पसंद नहीं करता था। सैयद इरफान हबीब लिखता है, निजी जीवन में ये सभी समर्पित मुस्लिम थे, लेकिन खिलाफत आंदोलन के अलावा उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपने धर्म को कभी भी सामने नहीं आने दिया। अबुल कलाम आज़ाद ने कुरान का उर्दू में अनुवाद करने का बीड़ा उठाया। 1929 तक उन्होंने कुरान का 30 अध्याय में से 18 का उर्दू में अनुवाद कर डाला था। जब आज़ाद दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने तब तक मोहम्मद अली जिन्ना की अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मांग जोर पकड़ चुकी थी। जिन्ना ने मुसलमानों से कहना शुरू कर दिया था कि वो गोरे हुक्मरानों को हिंदू हुक्मरानों से बदलने की गलती ना करे। जिन्ना के समझाने की जिम्मेदारी आज़ाद को सौंपी गई कि हिंदुओं और मुसलमानों को सैकड़ों सालों तक साथ रहने का बाद अलग होने की मांग सकारात्मक नहीं होगी। आज़ाद की प्रति जिन्ना की तलखी इतनी थी कि उन्होंने उन्हें पत्र लिखकर कहा, मैं आपका साथ ना तो कोई बात करना चाहता हूं और ना कोई समाचार। आप भारतीयों मुसलमानों का विश्वास खो चुके हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस ने आपको दिखावटी मुसलमान अध्यक्ष बनाया है? आपने तो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करते हैं और ना ही हिंदुओं का। अगर आप में जरा भी आत्मसम्मान है तो आप कांग्रेस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए। आज़ाद ने जिन्ना का पत्र का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जिन्ना का इस तर्क का प्रतिवाद जरूर किया। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग सभ्यताएं हैं और उनके महाकाव्य और नायक अलग अलग है और अक्सर एक समुदाय के नायक दूसरे समुदाय के खलनायक है। महादेव देसाई ने आज़ाद की जीवनी में लिखा, आज़ाद ने कहा कि 1000 साल पहले नियति ने हिंदुओं और मुसलमानों का साथ आने का मौका दिया। हम आपस में लड़े जरूर, लेकिन संग या सगे भाइयों में भी लड़ाई होती है। हम दोनों का बीच मतभेदों पर जोर देने से कोई फल नहीं निकलेगा, क्योंकि दो इंसान एक जैसा ही होता है। शांति के हर समर्थक का इन दोनों का बीच समानता पर जोर देना चाहिए। आज़ाद के राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे मोहम्मद अली जिन्ना। राजमोहन गांधी अपनी किताब एक लाइफ्स ए स्टडी ऑफ द हिंदू मुस्लिम एनकाउंटर में लिखता है, जिन्ना हमेशा पश्चिमी ढंग का महंगा सूट पहनते थे, जबकि आज़ाद की पोशाक शेरवानी, चूड़ीदार पाजामा और फेस टोपी हुआ करते थे। वो लिखता है, आज़ाद और जिन्ना दोनों लंबे कद के थे, दोनों सुबह जल्दी उठ जाता करते थे, दोनों
चेन स्मोकर्स थे। दोनों को आम लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था, लेकिन दोनों ही अक्सर बड़ी भीड़ के सामने भाषण दिया करते थे। जब जिन्ना अकेले होते थे तो वो अपनी राजनीतिक योजना बनाया करता था, जबकि आज़ाद कई भाषाओं में इतिहास की किताब पढ़ने में अपना वक्त बिताता था। महात्मा गांधी का सचिव रहे माधव देसाई का मानना था कि आज़ाद के पास कभी भी सही शब्द की कमी नहीं रहती थी और कांग्रेस की बैठक में सबसे ज़्यादा बोलने वाला में आज़ाद ही हुआ करता था। मौलाना आज़ाद का मानना था कि जिन्ना की राष्ट्रीय नेता बनाने में गांधी की भूमिका थी। आज़ाद अपनी आत्मकथा इंडिया विंग्स फ्रीडम में लिखता है कि 20 के दशक में कांग्रेस छोड़ देने के बाद जिन्ना अपनी राजनीतिक महत्व खो चुके थे, लेकिन गांधी जी की वजह से जिन्ना को भारतीय राजनीति में वापस आने का मौका मिल गया। भारतीय मुसलमानों को एक बहुत बड़े वर्ग को जिन्ना की राजनीतिक क्षमता के बारे में संदेह था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांधी जी जिन्ना को पीछे भाग रहे हैं तो जिन्ना के लिए उनके मन में नया सम्मान पैदा हो गया था। आज़ाद लिखते हैं, गांधी जी ने ही जिन्ना को लिए अपने पत्र में कायदे आजम शब्द का प्रयोग किया। ये पत्र तुरंत ही अखबारों में छपवा दिया गया। जब मुसलमानों ने देखा कि गांधी जी जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित कर रहे थे तो जरूर उनमें खास बात होगी। 1937 के चुनाव के बाद आज़ाद को उत्तरी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश में आज़ाद ने विधानसभा में मुस्लिम लीग के 2 सदस्यों खरीकुमजाम और नवाब इस्माइल खां को कांग्रेस का कैबिनेट में शामिल होने के लिए दावत दी। वो उसके लिए तैयार भी थे, लेकिन उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि मुस्लिम लीग की कैबिनेट में सिर्फ एक जगह ही दी जा सकती है। राजभवन गांधी और लिखता है, आज़ाद को कहने पर महात्मा गांधी ने भी मुस्लिम लीग के 2 सदस्यों को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल करने का सिफारिश की, लेकिन नेहरू ने अपना फैसला नहीं बदला। मुस्लिम लीग भी एक स्थान के लिए राजी नहीं हुए। इस तरह मौलाना आज़ाद का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लीग गठबंधन का प्रयास विफल हो गया। बाद में आज़ाद ने अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा, नेहरू के रवैये की वजह से जिन्ना लीग की उत्तर प्रदेश घटक का समर्थन बनाए रखने में कामयाब हो गया, जो कि एक समय जिन्ना का साथ छोड़ने के लिए तैयार था। नेहरू का इस कदम से मुस्लिम लीग को उत्तर प्रदेश में नए जान मिल गया। जिन्ना ने इसका पूरा फायदा उठाया और आखिर में इसका नतीजा यही हुआ कि पाकिस्तान बन गया। जब 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सुभाष चंद्र बोस का कार्यकाल समाप्त हुआ था, मौलाना आज़ाद का नाम सबकी जुबान पर था। महादेव देसाई मौलाना की जीवनी में लिखता है कि महात्मा गांधी ने उनसे ये पद ग्रहण करने के लिए कहा था, लेकिन बोस एक और वर्ष के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहता था। आज़ाद ने गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो बंगाल में अपनी कई प्रशंसकों को निराश नहीं करना चाहता था। तब तक बोस बंगाल को हीरो बन चुके थे। उस वर्ष हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया, जिन्हें गांधी जी का समर्थन हासिल था। साल 1939 में गांधी जी ने एक बार फिर मौलाना से कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए कहा। इस बार आज़ाद राजी हो गया। उन्हें कुल 1854 वोट मिली, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी एम.एन. राय सिर्फ 183 वोट ही हासिल कर सका। 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो मौलाना आज़ाद कांग्रेस का अध्यक्ष थे। उन्हें कांग्रेस का सभी बड़े नेताओं के साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में ले जाया गया और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 32 महीने बाद अप्रैल 1945 में उनकी रिहाई हुई। जब सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो शुरू में गांधी और नेहरू के अनुरोध के बावजूद आज़ाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। गांधी और नेहरू के बार बार जोर देने पर उन्होंने 4 महीने बाद शिक्षा मंत्री का पद संभाला। माउंटबेटन ने पद संभालने के बाद जब भारत का विभाजन की प्रक्रिया शुरू की, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसका पुरजोर विरोध किया। एक भारतीय के रूप में उन्हें देश को टुकड़ा होना मंजूर नहीं था। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, जब हिंदू बहुल देश में लाखों मुसलमान जाएंगे तो वो पाएंगे कि अपने ही देश में पराया और विदेशी बन गया। आज़ाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मैं एक क्षण के लिए भी पूरे भारत को अपनी मातृभूमि ना मानने और उसके एक एक हिस्से मात्र से संतुष्ट होने के लिए तैयार नहीं था। मार्च 1947
आते आते सरदार पटेल भारत का विभाजन के लिए तैयार हो गया था और नेहरू ने भी इस सत्य को करीब करीब स्वीकार कर लिया था। आजाद लिखता है, मुझे बहुत दुख और आश्चर्य हुआ जब सरदार पटेल ने अंतरिम सरकार में ध्रुवीकरण से तंग आकर मुझसे स्वीकार किया। हम इसे पसंद कर या ना करें, भारत में तो राष्ट्र है। नेहरू ने भी मुझसे दुखी स्वर में कहा कि मैं विभाजन का विरोध करना बंद कर दूं। 31 मार्च को जब गांधी पूर्वी बंगाल से दिल्ली लौटे तो आज़ाद ने उनसे मुलाकात की। आज़ाद ने लिखा, गांधी ने मुझसे कहा कि विभाजन आप एक बड़ा खतरा बन गया है। ऐसा लगता है कि वल्लभ भाई पटेल और वहाँ तक कि जवाहरलाल ने भी हथियार डाल दिया है। क्या तुम मेरा साथ दोगे या तुम भी बदल गया हो? मैंने जवाब दिया, विभाजन के प्रति मेरा विरोध इतना मजबूत कभी नहीं रहा जितना आज है। मेरी एकमात्र आशा आप है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली।